हेलो एवरीवन। तो आज देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मूल कॉन्सेप्ट। तो आप ये मानिए मूल कॉन्सेप्ट आपकी नाइन्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि चाहे आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 11th क्लास के हैं, और आप आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान के चलिए, इसमें बिल्कुल मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूंगा और हम बेशक उस लेवल तक जाएंगे जो बिल्कुल आपको एडवांस के लेवल के लिए मूल कॉन्सेप्ट की नॉलेज जितनी आपको होनी चाहिए, राइट। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई मूल कॉन्सेप्ट आप ये मान के चलिए ये केमिस्ट्री का बेस है। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स आए तो आपको कम से कम 1 to 10 काउंटिंग आनी चाहिए, 1 to 100। उसी तरह अगर आप केमिस्ट्री लर्न करना चाहते हैं, केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो मूल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं मूल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये शुगर का अमाउंट कितना है, हमें मोल की ज़रूरत क्यों है। तो उसी पे आने से पहले कुछ बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। हाउ मच शुगर इज दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर इट इज़ 100 ग्राम। नो 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 सर इट इज़ 200 ग्राम। या कोई बच्चा इसे मेजर करके बता देगा कि सर ना 100 है ना 200, इट इज़ 250 ग्राम। तो आपने शुगर को ऐसे बोला 250 ग्राम, आप ऐसे तो नहीं बोलते ना कि सर 20 मीटर शुगर है। इसे मेजर करने की यूनिट ग्राम या किलोग्राम है। तो बेसिकली जब आप मास को मेजर करते हैं तो वो इस तरीके से रहता है। बोलिए भाई। चलिए मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई शुगर की। अब अगला केस लिया। अब मैंने पूछा हाउ मेनी पेंसिल्स आर दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ अमाउंट का क्या मीनिंग है। तो यहाँ भी मैंने कहा था कि हाउ मच शुगर इज देयर। तो ये भी शुगर का अमाउंट है, आपने कहा 250 ग्राम। मैंने कहा अब इसका अमाउंट बताओ। तो अमाउंट ही पूछ रहा हूँ मैं अभी भी, बट अब आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप बोलोगे सर 12 पेंसिल्स। ये भी अमाउंट है, 12 पेंसिल्स भी अमाउंट है, 250 ग्राम भी अमाउंट है। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। ये मिल्क कितना है? मेरी तो बेटी इसे देखते ही रोने लगती है। नाउ आई एम आस्किंग हाउ मच मिल्क इज दिस। तो अब आप मुझे बताओगे कि 150 ml है, या आप मुझे बताओगे कि 210 ml है। तो जब मैंने पूछा तो यहाँ ml, ये भी अमाउंट है। किसका अमाउंट है? मिल्क का अमाउंट है। तो आप मिल्क का अमाउंट बताएं, चाहे आप नंबर ऑफ पेंसिल्स बताएं, चाहे आप अमाउंट ऑफ शुगर बताएं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अमाउंट आपका ग्राम में भी हो सकता है, अगर मास है तो किलोग्राम में भी हो सकता है। अगर नंबर है तो फिर वो इस तरीके से होगा 12 पेंसिल्स। अगर वॉल्यूम है तो वो ml में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है, और और बहुत सारी यूनिट है, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो बहुत सारी चीज़ों में वो हो सकती है। तो बेसिकली ये अमाउंट का मीनिंग मेरे को बताना था। जब मैं कह देता हूँ अमाउंट, तो वो ग्राम में भी हो सकता है, अमाउंट नंबर में भी हो सकता है, और अमाउंट ग्राम हो गया, नंबर होगा, और अमाउंट किस में हो सकता है? वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हैं तो अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ कि मोल क्या है। सर हमने तो मोल स्टार्ट किया था, तो मोल क्या है? तो अब जरा मोल पर आते हैं भाई। तो मोल क्या है? ये भी आपको अमाउंट दिखा रखे हैं। NaCl वाइट कलर का होता है, ये कॉपर है, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। तो ये सारी चीज़ें भी दिखाई हुई हैं। तो एक्चुअली जब हम केमिस्ट्री में इन सबको मेजर करते हैं तो हो सकता है आपको ये दिया जाए कि ये 200 ग्राम है। फिर कोई आपसे ये पूछ ले इसमें KMnO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो नंबर भी बताया जा सकता है। अगर डेंसिटी में दे दूं तो मास बाय वॉल्यूम करके, अगर आपको मास पता, डेंसिटी पता, तो आप इसकी वॉल्यूम भी बता सकते हो कि सर ये 100 ml है, 200 ml है। तो जब मैं अमाउंट की बात कह रहा हूँ तो बार बार मैं इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि अमाउंट एक नंबर भी हो सकता है, अमाउंट एक वॉल्यूम भी हो सकती है, अमाउंट एक मास भी हो सकता है जो ग्राम या किलोग्राम में होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कार्बन बताया, तो कार्बन के बहुत सारे एटम मिल करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये भी आपका एक अमाउंट है। तो आप बोलोगे कि सर 24 ग्राम कार्बन या 12 ग्राम कार्बन। ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम बोलोगे कि मैग्नीशियम 24 ग्राम है, लेकिन इस 12 ग्राम कार्बन और 24 ग्राम मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ एटम है वो बराबर है। अगर इसमें 100 एटम है, समझाने के लिए कह रहा हूँ 100 नहीं, तो इसमें भी 100 एटम ही होंगे। लेकिन इनके 100 एटम का मास 24 ग्राम है, तो इसके 100 एटम का मास 12 है। तो ये कैसे है, इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। तो फंडामेंटल यूनिट्स पर आऊँगा। तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होंगी फंडामेंटल यूनिट।
जैसे कि लेंथ को मेजर करने की एसआई फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हैं। मास को मेजर करने की यूनिट क्या है, किलोग्राम में मेजर करते हैं। समझ आ रही है? तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो मोल क्या है, व्हाट इज मोल नाउ, व्हाट इज मोल? तो अब यहाँ सवाल में आप फंसे भाई, व्हाट इज मोल? तो मैं आपको बताता हूँ, मोल कुछ नहीं है, वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है टू मेजर द अमाउंट। जैसे लेंथ को मेजर करने की यूनिट मीटर है और आप एम से डिनोट करते हैं। मास को मेजर करने की यूनिट किलोग्राम है, आप केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को मेजर करने की यूनिट सेकंड है, आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह तो देखिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया। तो एन जो मोल है, आप हमेशा ई नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ 99.9% जगह ये गलत होता है। जब मोल को मैं एज ए यूनिट लिख रहा हूँ तो ये ई नहीं आएगा, सिर्फ मोल आएगा। नाम है ये मोल, MOL। तो मोल, व्हाट इज मोल? तो देखिए, आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई है। व्हाट इज मोल? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की ये 7th फंडामेंटल यूनिट है। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, सर व्हाट इज मोल? सो इट इज बेसिकली 7th fundamental unit to measure the mass, sorry, to measure the amount. So it is fundamental unit, it is fundamental unit to measure amount of substance। अब फिर कहानी फंस गई भाई। देखिए, यहां मैंने कहा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये क्या रगड़ा है भाई? तो देखिए, वापस इस रगड़े को क्लियर करने के लिए एक झगड़ा करते हैं। तो जब मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये अमाउंट है, तो कोई आपसे इसका मास भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है इसमें नंबर ऑफ एटम कितने, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने के MnO4 के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा तो भी वो अमाउंट पूछ रहा है, मास पूछ रहा तो भी वो अमाउंट पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा तो भी वो अमाउंट पूछ रहा है। तो मोल अमाउंट को मेजर करने की यूनिट है। यानी अगर आप मोल निकाल सकते हैं तो आप इनमें से उसके तीनों चीज़ों को बता सकते हैं। आप उसका मास भी बता सकते हैं, आप उसकी वॉल्यूम भी बता सकते हैं, और आप उसकी नंबर भी बता सकते हैं। तो कैसे, अब मैं उस पॉइंट पर आऊंगा भाई। तो व्हाट इज मोल? इट इज फंडामेंटल यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जस्ट लाइक जैसे केजी होती है, मीटर होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आपकी कैंडेला होती है, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सिमिलर वे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट क्या होगी? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की यूनिट। तो मोल कोई हवा नहीं है, बच्चे के सामने बस मोल का नाम लिया और सर ये आपने क्या नाम ले दिया, ये तो हवा होता है मोल। हम तो 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं सर, मोल तो मतलब हवा। नहीं भैया, नहीं। मोल इज नॉट ए हवा, मोल इज ए हलवा, जिसे आप बहुत आसानी से खा सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई कि मोल में और क्या हो सकता है। फंडामेंटल यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो अमाउंट मास में भी हो सकता है किसी सब्सटेंस का, वॉल्यूम में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है। इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूँ। तो मोल से आप ये अमाउंट निकाल लोगे। तो जब मैं कह रहा हूँ अमाउंट, तो मोल, अगर किसी चीज़ के आपको मोल पता है तो आप उसका मास भी बता सकते हो, आप उसकी वॉल्यूम भी बता सकते हो, और आप उसमें कितने नंबर ऑफ एटम में मॉलिक्यूल हैं ये भी बता सकते हो। क्लियर? तो मोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हो गई है भाई। अगर आपको मोल पता है तो इन तीनों चीज़ों को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मास पता है तो मास से आप मोल निकालो और मोल से नंबर। अगर आपको नंबर पता है, नंबर से आप मोल निकालो और मोल से वॉल्यूम। तो मोल बेसिकली इन तीनों के बीच में आएगा। अमाउंट जहाँ है वो मोल आ जाएगा। तो अगर आपको मास से वॉल्यूम में जाना है तो मोल निकाल के जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको मोल निकालना सिखा दूं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है? तो अब हम मोल निकालना सीखेंगे। तो मोल को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब आपको ये बात पता पड़ गई है। वो 3 तरीके से किस में? मास की टर्म में हम मोल निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम की टर्म में हम मोल निकालना सीखेंगे, और नंबर की टर्म में हम मोल निकालना सीखेंगे। तो 1 बाय 1 हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा नंबर की टर्म में, फिर मैं आपको सिखाऊंगा मास की टर्म में मोल निकालना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा वॉल्यूम की टर्म में मोल निकालना। ठीक है? ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। तो जैसे अब मैंने आपको देखा है 1 मोल सब्सटेंस की अगर मैं बात करूँ, 1 मोल सब्सटेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल शुगर है, ये आपका निकल क्लोराइड है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये कॉपर शेविंग्स है, और ये आयरन फ्लेम।
सब 1 मोल है, ये भी 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 1 मोल है। अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी, ये क्या भाई, 1 मोल मतलब बराबर अमाउंट, पर ये बराबर तो कहीं से भी नहीं दिख रहा। ऐसे घर में दूध या दूध वाला आपके घर दूध दे जाए और बोले 1 लीटर है, और इसको भी वो 1 लीटर बोले और इसको भी 1 लीटर बोले, तो गड़बड़ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा उसी दिन कि 1 लीटर है, 1 गिलास दूध दे रहा है भाई। अब ये सब 1 मोल है, तो ये कैसे, इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे, इस मिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं आता हूँ आगे। तो व्हाट इज 1 मोल? सबसे पहले मैं बताऊंगा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा 1 मोल क्या है। व्हाट इज 1 मोल, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले तो हम रिलेटिवली मेजर करते थे, क्योंकि 1 मोल को अगर मैं नंबर की टर्म में बताऊं, 1 मोल को अगर मैं नंबर की टर्म में बताऊं, तो जैसे अगर मैं बोलूं 1 डजन, तो 1 डजन कहते ही आपके दिमाग में क्या आता है? 1 डजन कहते ही क्या आता है? 12। 12 व्हाट? 12 क्या? 12 एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब हो गया कुछ भी हो सकता है। तो मैं नंबर की टर्म में मोल बताना चाहता हूँ, ये डजन कहाँ से आ गया ये भी बताऊंगा। अगर अब मैंने कहा 1 डजन पेन, तो आप बोलोगे 12 पेन। अगर मैंने कहा 1 डजन पेंसिल, तो आप बोलोगे 12 पेंसिल। अगर मैंने कहा 1 डजन इलेक्ट्रॉन, 1 डजन इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे 12 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा 1 डजन प्रोटॉन, तो आप बोलोगे 12 प्रोटॉन। अब कहानी फंस गई कि सर ये डजन डजन बताए जा रहे हो, मोल तो मैं मोल पर भी आता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि 1 मोल को अगर मैं नंबर की टर्म में लिखूं तो इतनी एंटिटीज होता है, 6 इंटू 23 एंटिटीज। अब दोबारा एंटिटीज का क्या मतलब है? एंटिटीज कैन बी एनीथिंग। अगर मैंने कहा 1 मोल पेन, तो 1 मोल पेन कहते ही 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। पेंसिल बोलूंगा तो इतनी पेंसिल। तो 1 मोल भी 1 डजन की तरह ही है। मतलब अगर मैं नंबर की टर्म में बात कर रहा हूँ, तो 1 मोल का नाम आते ही, 1 मोल का नाम आते ही आपके दिमाग में ये नंबर आ जाना चाहिए। और देखिए भाई 12 तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई काउंटिंग। ये पता है कितनी बड़ी गिनती है? कभी अंदाजा लगाया है इसका? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतनी जीरो आएंगी इसके पीछे। तो इसे काउंट कैसे करोगे? अगर 1 सेकंड में 1 लाख की काउंटिंग भी करो, तो भी इसे काउंट करने में हो सकता है 100 साल लग जाए। 100 कह रहा हूँ, कम कह रहा हूँ, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाए। तो इससे मतलब इसे काउंट तो किया ही नहीं जा सकता, फिर साइंटिस्टों ने नंबर कैसे लिया? तो कोई फिरकी ले रहा है क्या? ये नंबर आया कहाँ से जब कोई इसे काउंट ही नहीं कर सकता? तो ये नंबर आया कहाँ से? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज 1 मोल। तो 1 मोल नंबर की टर्म में इतना होता है, ये कहां से आया? तो मैं आपको बताता हूं। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कितना अमाउंट? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना अमाउंट? दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज। तो एंटिटीज मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. So what is 1 mole? It is amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. तो C12 कार्बन का मैं आइसोटोप लूंगा, तो 12 ग्राम अगर मैंने कार्बन लिया, तो 12 ग्राम कार्बन का क्या मतलब है? जरा दिखा देता हूँ फील लाने के लिए। ये 12 ग्राम कार्बन है, काले कलर का। अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया, ये लिया यहाँ 12 ग्राम, तो इस 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे? कैसे निकालोगे? तो मैं आपको बताता हूँ। एक एटम का मास अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना भाई?
1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, जो उतने कंटेन करे क्या, दैट कंटेन एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो पहले आप ये निकालो 12 ग्राम C12 में कितने कार्बन के एटम है, और जो उनकी वैल्यू आएगी वो 1 मोल है। 12 आई तो 12 को भी मैं 1 मोल कह सकता हूँ। तो देखिए मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम इज दिस। तो एक कार्बन एटम का मास आ गया। यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए। इतने ग्राम कार्बन का मतलब क्या हुआ, 1 एटम। तो 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, इतने एटम्स। तो मुझे बताइए 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे। अब आप इसे कैलकुलेट करो, बिना कैलकुलेटर के एक बार ट्राई करके देखो, आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखिए भाई यहाँ से आया ये तो 12 ग्राम कार्बन, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ तो 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन के एटम है। इस नंबर को मैं 1 मोल बोलूंगा। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना, दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल, जितने की 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के एटम हैं। तो 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम है, इसी को 1 मोल दे दिया। तो इसे कभी काउंट नहीं किया गया है। ये मत सोचना सर कोई काउंट नहीं कर सकता ऐसे दी, तो डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है। तो 1961 में ये डेफिनेशन अडॉप्ट की गई थी, इससे पहले दूसरे मेथड भी थे, बट अब हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि अब हम एग्जैक्टली 1 कार्बन के एटम का मास निकाल सकते हैं। ये कैसे आया, क्या आया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1 मोल is the amount of substance that contain as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope। चलिए भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 मोल का अब आपको मीनिंग पता पड़ गया है। तो 1 मोल जब मैं कह रहा हूँ तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। बार बार ये लिखने की बजाय हम इसे Na लिख देते हैं, Na एंटिटीज। तो Na का मतलब यही है। Na का मतलब और नाम थोड़ा अलग है, इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रोज नंबर, राइट। तो जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 36 बनाना है, तो कितने डजन बनाना हुए, तो आप कैसे निकालोगे भाई। 12 बनाना का मतलब 1 डजन, 1 बनाना का मतलब 1/12 डजन, और 36 यानी 36 बनाना का मतलब 36/12 दैट इज 3 डजन हो गया। उसी तरह अगर मैं अब आपको बोलूं, एक ऐसे क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन n एंटिटीज, तो एंटिटीज एक जनरल टर्म होगी, वो n एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो आप कैसे निकालोगे, अगेन यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड। कैसे, देखिए Na एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, Na एंटिटीज का मतलब हुआ 1 मोल। तो 1 एंटिटी का क्या मतलब हुआ, 1 एंटिटी का मतलब होगा 1/Na मोल। तो n एंटिटी का क्या मतलब होगा भाई, n/Na मोल। तो देखिए मोल आपका क्या आएगा, n/Na। मोल आपका क्या आएगा भाई, n/Na। तो ये फॉर्मूला आ गया। n एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स है, और n क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज जो भी आपको दी गई है, राइट। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए भाई। 1 मोल, अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट। हाँ तो अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, एवोगैड्रो नंबर जब मैं कह रहा हूँ तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो मैं सिंपली इतना लिख देता हूँ, बहुत माइन्यूट चीज़ है। बट अगर आपसे कोई बोले एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो पता है यही वैल्यू होगी। बट जब एवोगैड्रो कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स पर मोल, मतलब इतनी एंटिटीज पर मोल। ये ध्यान रखना, एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट में थोड़ा सा अंतर है। अब वो अंतर मैंने आपको बता दिया भाई। ये चीज़ें कहीं मेंस में तो नहीं पूछी जाती, एडवांस में कहीं हल्का फुल्का कोई पूछ ले। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन एन एंटिटीज, तो ये तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया, एन एंटिटीज में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, n/Na। नाउ इट इज डन। चलिए भाई मास नंबर क्या होता है ये भी आपको पता होनी चाहिए।
तो अगर मास नंबर की मैं बात करूँ, मास नंबर XAZ, तो मैंने मान लीजिए क्लोरीन लिखा 3717, तो दिस इज Z, दिस इज A। तो Z होता है आपका, क्या होता है Z, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब एक न्यूक्लियस की बात करते हैं हम, तो न्यूक्लियस का सारा मास 99.99% मास उसके, सॉरी, एक एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में रहता है। तो जो भी ए है वो जेड प्लस न्यूट्रॉन भी मैं इसे कह सकता हूँ, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी कह सकता हूँ, क्योंकि प्रोटॉन इसके बराबर होगा। तो मास नंबर भी आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया है। ये सब चीज़ें 8th 9th में बच्चा पढ़ लेता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम्स न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और जेड तीनों बराबर होते हैं किस में, एक एटम में, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे, वो चार्ज को कैंसिल कर देंगे और आपका एटम न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप क्या होता है, तो दीज आर द एटम्स, तो ये ऐसे एटम होंगे दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे मैंने ये ले लिए, इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर डिफरेंट है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। क्लोरीन के भी मैं ले सकता हूँ 35 35, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 17 17। तो ये 35 है, 37 है। तो ये क्लोरीन के आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। और हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यूनिक होता है। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो मैं उसे हाइड्रोजन बोलूँगा, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है तीन, ये अलग एलिमेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन इतने हीलियम एटम्स, इन इतने O2 मॉलिक्यूल एंड इन इतने ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N/N। तो नंबर ऑफ मोल इतने एटम में, तो ये एटम के मोल पूछ रहा है, तो N की वैल्यू ये रही, रख दो 2 इंटू, आप इसे पॉज करके सॉल्व करना भाई, फिर देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो 2 मोल ऑफ हीलियम आ गया। तो हीलियम एटम है, मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है, O2। तो यहाँ वही कह रहा है कि भाई अब O2 के मुझे बताओ कितने मोल होंगे। तो O2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, 3.011 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू, तो ये 0.5 मोल आ जाएगा। ये 0.5 मोल O2 का आया है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने O2 के मॉलिक्यूल लिए भाई। 1 मोल आपका पेन का भी हो सकता है, 1 मोल पेंसिल का भी हो सकता है, तो 1 मोल O का भी हो सकता है, 1 मोल O2 का भी हो सकता है। ध्यान रखना ये बात। यहाँ पर मैं बोलूँ ओजोन, तो ओजोन के कितने मोल आएंगे भाई, ओजोन का निकाल लो, 3 इंटू ओवर एन। मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल इजी लगना चाहिए ये, और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये O3 के मोल आए, ये ध्यान रखना। ये O2 के आए थे, तो O2 भी एक मॉलिक्यूल है और O3 भी एक मॉलिक्यूल है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1H2 मॉलिक्यूल। बट इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, यहीं पर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने O लिखा तो ये एटम है, O2 मैंने लिखा तो ये मॉलिक्यूल है। ध्यान से समझना, O2 मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये कितने एटम से मिलकर के बना है, 2 एटम से। तो O2 का अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो 2 एटम होते हैं। अगर O2 के मैं 10 मॉलिक्यूल लेता हूं तो कितने एटम से मिलके बने होंगे वो 10 मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बना है, तो 10 मॉलिक्यूल में 20 एटम होंगे। तो आप कैसे निकाल रहे हो, 2 इंटू 10। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूँ तो, या 1000 मॉलिक्यूल लूँ तो 1000 मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना होगा, 2000 एटम से। उसी तरह अगर मैं ओजोन ले लेता हूँ, ओजोन, तो ओजोन की अगर मैं बात करूँ तो ओजोन का अगर एक मॉलिक्यूल लूँ, चलिए यहाँ ले लेता हूँ, अगर ओजोन का एक मॉलिक्यूल लूँ तो कितने एटम से मिलके बना है, 3 से। 10 मॉलिक्यूल लेता हूँ तो
वो कितने से मिलकर के बना है? 30 एटम्स। 30 एटम्स ऑफ ओ, 3 एटम्स ऑफ ओ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जैसे मैं समझाने के लिए अब कुछ और केस ले लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, CH4। तो अगर मैं CH4 की बात कर रहा हूँ तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि CH4 ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम। तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के। अगर मैं इसके 10 मॉलिक्यूल लूँ तो 10 में कितने होंगे? एक में एक है तो 10 में कितने होंगे? 10 एटम कार्बन के और 40 एटम हाइड्रोजन के होंगे। अब उसी तरीके से मैं 1000 ले लूँ तो 1000 मॉलिक्यूल, तो 1000 में इसके कितने होंगे भाई? 1000 एटम होंगे कार्बन के और इसके कितने होंगे? 4000 एटम। तो बेसिकली मैं 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से कर रहा हूँ। उसी तरह अगर मैं ये ले लूँ तो इसके कितने होंगे? इतने एटम होंगे और इसके कितने होंगे? 4 इंटू इतने एटम। अरे भाई अब मैं इतने लिखूं या दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 मोल। 4 इंटू दिस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अगर मैं इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके 1 मोल लेता हूँ तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कितने कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर कार्बन का 1 मोल होगा और हाइड्रोजन के 4 मोल होंगे। तो एटम में पूछूं तो 4 एन ए लिख दोगे, इसके एटम पूछूं तो एन ए लिख दोगे। उसी तरह अगर मैं CH4 के 5 मोल लूँ तो कार्बन के कितने होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे? तो देखिए 5 में कार्बन के कितने होंगे? 5 मोल और हाइड्रोजन के कितने होंगे? 4 इंटू 5 20 मोल। तो एटम कितने हो गए? 5 एन ए और कितने हो गए? 20 एन ए। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी बात। और थोड़ा सा मुश्किल सवाल ले लेते हैं। C2H4 के अगर मैंने 3 मोल ले लिए तो मुझे बताइए कार्बन के कितने होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे? तो कार्बन के कितने होंगे बताओ? 6 मोल। हाइड्रोजन के कितने होंगे? 4 इंटू 3 12 मोल। तो कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे? 6 एन एटम। इसके कितने हो जाएंगे? 12 एन एटम। तो ये एटम है, 3 मोल है तो ये मॉलिक्यूल के मोल है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि एक मॉलिक्यूल में आप कैसे निकालते हैं। अच्छा अब एक और बात पे आता हूँ जो हम अभी कर रहे थे जरा उस पर आते हैं। अगर मैं H2O का एक मॉलिक्यूल लेता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे? देखिए ध्यान रखना, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट को सीखना है तो कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर 1 to 36 सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स याद होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो जब मैंने कहा कि H2O का एक मॉलिक्यूल, तो H2O के एक मॉलिक्यूल में आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे? तो हाइड्रोजन के आप क्या लिखोगे? 2 एटम। और ऑक्सीजन के आप क्या लिखोगे? 1 एटम। तो अब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। प्रोटॉन कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8। तो जब मैं H2O कह रहा हूँ तो 2 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे? 2। और ऑक्सीजन में 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन भी 10 हो गए और न्यूट्रॉन कितने हो गए? अब हाइड्रोजन के बाद न्यूट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन जो भी है वो O की वजह से है, तो 8 न्यूट्रॉन हो गए। इस तरीके से आपको निकालना। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपने वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो मैं आपसे बोलूँ कि नहीं मैं तो 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ वाटर के, तो आप इजीली निकाल लोगे। एक में निकाल लिया तो 2 में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। अभी मैं आपसे कहूँ 100 में कितने होंगे? 100 में, तो अगर मैं 100 मॉलिक्यूल वाटर के लेता हूँ तो एक के पता 10, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1000 प्रोटॉन और 8 इंटू 100 800 न्यूट्रॉन। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आपको पता पड़ेगी
क्योंकि अगला पॉइंट में ऐसा ही कुछ लेने वाला हूँ कि अगर मैंने अब आपसे कहा NH3 का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, तो मुझे इसमें बताओ नाइट्रोजन के एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन के कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आप जानते हो नाइट्रोजन क्या होता है 14, हाइड्रोजन तो ये होता है। तो जब मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 इसमें और 3 इसमें 10, प्रोटॉन भी 10, न्यूट्रॉन अब इसमें आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिए 7 आएंगे और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो 7 न्यूट्रॉन हो गए एक मॉलिक्यूल में। अगर मैं अभी आपको बोल देता कि मेरे को तो इसके 50 मॉलिक्यूल में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने एक में निकाल लिया तो 50 मॉलिक्यूल को 50 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आ जाएगा 500, 500, 350 और 50 एटम होंगे और यहाँ पर कितने होंगे 150 एटम। तो मुझे लगता है अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने तो CH4 के 2 मोल ले लिए, तो इसमें कार्बन के कितने होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे। तो कार्बन का 2 मोल, हाइड्रोजन का 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 मोल, तो एटम कितने हो गए 2Na, 8Na। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकालो, प्रोटॉन भी निकालो और न्यूट्रॉन भी निकालो, तो ये कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, CH4 का एक मॉलिक्यूल ले लो, एक मॉलिक्यूल में कार्बन ये होता है, हाइड्रोजन ये होता है, तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल लो 6 + 4 10, प्रोटॉन निकाल लो 6 + 4 10 और न्यूट्रॉन निकाल लो 6 + 0, क्योंकि हाइड्रोजन पे न्यूट्रॉन तो होता नहीं है 6। तो एक मॉलिक्यूल अगर मैं CH4 का लेता हूँ तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे 2Na, 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे 2Na। तो 2 दर्जन बोलूँ तो 24 के लिए 2 × 12 करोगे, 2 मोल में 2Na मॉलिक्यूल। तो अगर 2Na मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ देखिए जरा, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2Na में कितने होंगे 2Na × 10, 20Na, या आप 20 × 6.022 इंटू दिस लिख सकते हो। प्रोटॉन अगर अब आपसे कोई पूछे तो 10 × 2Na, फिर दोबारा वही आएगा। न्यूट्रॉन अगर कोई पूछे तो एक में 6 है, तो 2Na में कितने होंगे, ये आ गए, राइट। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम करनी है, एकदम माइन्यूट, एकदम देखिए 0 से बढ़ो और एकदम आप प्रॉब्लम के अंदर घुसते चले जाओ, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये दे दिया आपको प्रॉब्लम, तो पॉज करके आप ट्राई कीजिए इसे। इतने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया दे दिया मैंने, और अब मैंने पूछा इसके मोल निकालो NH3 के, फिर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल निकालो N और H के, नंबर ऑफ एटम निकालो N और H के, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो। तो ज़रा करो ट्राई, पॉज करके करना। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए मोल तो सीधा ही आप निकाल लोगे। अगर मैं अमोनिया के मोल की बात करूँ तो इसे डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 मोल। अगर ये 2 मोल आ गया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने कितने आएंगे 2 मोल, हाइड्रोजन के कितने आएंगे 6 मोल। तो नंबर ऑफ एटम क्या होंगे 2Na, इसमें नंबर ऑफ एटम क्या होंगे 6Na, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट हो गया, नंबर ऑफ एटम ऑफ N और H हो गए, मोल हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन दोनों का सम कर दो 8Na, ये भी आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल पकड़ो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, प्रोटॉन भी 10 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 7 + 0 7। तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने हैं और न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल मॉलिक्यूल हैं, तो 2Na मॉलिक्यूल हो गए नंबर वाइज। तो 10 × 2Na, यहाँ भी 10 × 2Na, क्योंकि एक में 10 प्रोटॉन है तो 2Na में कितने होंगे, एक में अगर 7 न्यूट्रॉन है तो 2Na में कितने होंगे। हो गया, बोलिए भाई कोई डाउट। तो यहाँ तक अब आपको पता पड़ गया है इवन एडवांस में इससे टफ प्रॉब्लम क्या आएगी। तो बेसिक तरीका आपको पता है,
आपको मैंने अमोनिया के मॉलिक्यूल दिए थे, आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकाल के रख दिया। चलिए अब वही वाटर का है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, इसे आप घर ट्राई कर सकते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल, तो इसे डिवाइड कर दो, तो 3 मोल आ गए वाटर के। तो आप पॉज करके इसे ट्राई करना भाई। तो अब यहाँ पर कोई आपसे हाइड्रोजन पूछे, ऑक्सीजन पूछे, तो आप हाइड्रोजन के कितने बोलोगे 6 मोल, ऑक्सीजन के कितने बोलोगे 3 मोल। अब आपसे कोई बोलेगा नंबर ऑफ एटम 6Na 3Na, टोटल नंबर ऑफ एटम 9Na, सारी चीज़ें हो गई भाई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर दोबारा देखो H2O है 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 ही प्रोटॉन, और इसमें न्यूट्रॉन तो 0 होते हैं, तो 8 न्यूट्रॉन, तो 10 10 और 8 इंटू, अब 3 मोल है तो 3Na मॉलिक्यूल है ना, इंटू 3Na कर दो, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो 10 में कितने होंगे 100, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3Na से, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अगेन अब थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई है NH4+। हाँ, तो करिए भाई ज़रा इसे ट्राई पॉज करके, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अटकोगे और वो तो कर लोगे। तो अगर मैं मोल निकलवाऊँ तो मोल कितने होंगे 5, NH4+ है, इसके 5 मोल है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो इजीली आ जाएगा 5 मोल 20 मोल, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 5Na 20Na। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आयन है, अब तक न्यूट्रल थे, तो NH4+, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 7, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन, और ये प्लस है मतलब एक छोड़ के भाग गया है, माइनस करो 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन अगर निकालूं तो वो 11 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन अगर मैं निकालूं तो 7 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो थोड़ी भागता है। तो अब मुझे ये पता पड़ गई भाई 10 हैं, 11 हैं और 7, तो 5 मोल मतलब 5Na आयन हो गए, तो इंटू 5Na कर दो, इंटू 5Na कर दो, इंटू 5Na कर दो, हो गया काम। तो देखिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ प्लस था, 2 प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने थे, तो मैंने उसकी जगह 1 इलेक्ट्रॉन किया, क्योंकि 1 ही प्लस था। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम CO3 2- तो यहाँ क्या करोगे, करो जरा पॉज करके, इसके मोल निकालो, निकालो, इतने मैं नहीं बोलूँगा। इधर देखो, अगर आप इसके मोल निकालोगे तो 10 मोल आ जाएंगे, तो आयन कितने होंगे 10Na, कार्बन कितने होंगे 10 मोल 10Na एटम, ऑक्सीजन कितने होंगे 30 मोल 30Na। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो जब मैं कह रहा हूँ CO3 2-, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, 3 × 8 24, अब 2 ये माइनस है, मतलब 2 बाहर से आए तभी नेगेटिव हुआ, +2 कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, इन्हें सम करो 32, प्रोटॉन कितने आएंगे भाई 6 + 8 × 3 30, न्यूट्रॉन कितने आएंगे 30, क्योंकि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8, 8 ही प्रोटॉन होते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इंटू 10Na इंटू 10Na इंटू 10Na, हो गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगली बार, आज जो मैंने आपको सिखाया वो मैंने मोल कैलकुलेशन सिखाई, यूजिंग व्हाट, यूजिंग नंबर्स। अगली बार मैं आपको मोल कैलकुलेशन सिखाऊंगा यूजिंग मास एंड यूजिंग वॉल्यूम। तो ध्यान रखना, मोल कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लेना। मैं ग्रुप पे मॉड्यूल भी डाल दूंगा और प्रैक्टिस के लिए DVPs भी डाल दूंगा, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। पर मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिस आप नेक्स्ट क्लास के बाद ही कर पाओगे,
क्योंकि अभी मोल कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप तीव्रा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स टाइमली मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।